ओके सो आज का टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ओके, अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ बजट की जब हमने बात करी थी तो हमने रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की बात करी थी, पर वो क्वालिटेटिव टर्म में था। मींस बजट को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा था कि किस किस कैटेगरी से हमारे पास रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स हो सकते थे। एक रिवेन्यू फॉर्म में था और दूसरा कैपिटल फॉर्म में था, और इन दोनों के दो दो पार्ट थे, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमने ये भी जज किया था कि किसी चीज़ को देख के कैसे जज कर सकते हैं कि वो आइटम किस कैटेगरी का है, और इसको लर्न करने का तरीका बताया था कि सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर फिजिकल एसेट्स या तो बढ़ेगी या लायबिलिटी कम होगी। बढ़ेगी कैसे कि हमने कुछ स्पेंड किया है फॉर फिजिकल कैपिटल, फिजिकल एसेट्स, जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो खर्चा करना पड़ता है, तो फिर हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। या प्रीवियस लोन बोरिंग जो चुका रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, फिर कैपिटल रिसीट्स क्या होती है कि जो चीज़ हमने बनाई थी और जो लोन वापस दिया था तो रिवर्स कर दो उसको। कि सपोज करो अगर मैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स कर रहा हूँ, तो मतलब जो एसेट्स बना रखी है तो उसको सेल कर रहा हूँ या पार्ट ऑफ शेयर सेल करके रख रहा हूँ, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर मैं लोन या बोरोइंग कर रहा हूँ, तो ये कैपिटल रिसीट्स हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास ईदर और की फॉर्म चलती है कैपिटल बजट के अंदर। ओके, और रिवेन्यू बजट के अंदर नीदर नॉर की फॉर्म चलती है। क्लियर? ओके, तो आज हम बात करते हैं ये, उससे पहले तो हमने सारे फॉर्म पढ़ी थी थ्योरेटिकली। आज इस क्लास के अंदर सारा न्यूमेरिकली बेसिस चलेगा, और न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए पहले उनके टर्म्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास जो चलेगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इन क्वांटिटेटिव टर्म। ओके, चलो देखो, पहले बैलेंस्ड बजट। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंस्ड बजट, बैलेंस मतलब इक्वल हो जाना। इक्वल कैसे होता है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल रिसीट्स हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो इन दोनों का डिफरेंस है एक्सपेंडिचर रिसीट्स का है, वो हमारे पास ज़ीरो हो जाए। ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रिसीट्स जितनी मिली है और जितना खर्चा हुआ है हमारे पास वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो उसे कहते हैं हम बैलेंस्ड बजट। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। A government budget is said to be a balanced in which estimated government receipts are shown equal to estimated government expenditure. Clear? जब estimated total expenditure is equal to the estimated total receipts हो जाए तो समझ जाना वो balanced है। ठीक है, इक्वल फॉर्म में चल रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, इक्वली फॉर्म चल रहा है। नेक्स्ट है सरप्लस बजट। सरप्लस कब होगा? जब मेरे पास टोटल रिसीट्स क्या हो जाए, व्हेन टोटल रिसीट्स ग्रेटर देन हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड। ठीक है ना, एस्टिमेटेड टोटल रिसीट्स आर मोर देन द टोटल एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर है। या हम कह सकते हैं कि सरप्लस बजट तब होता है जब द डिफरेंस ऑफ टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर हो, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ये सरप्लस बजट हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, अ गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अ सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, थर्ड है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होगा, व्हेन टोटल रिसीट्स, जितने भी रिसीट्स हैं वो कम हो किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से। तो हमारे पास डेफिसिट बजट क्या होगा, डेफिसिट बजट उसे बोलेंगे जब टोटल रिसीट हमें कम मिल रही हो, जो डिफरेंस ऑफ टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर हो वो कम हो, लेस देन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव में आए। ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो उसे
डेफिसिट बजट बोला जाएगा। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, अ गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी अ डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा। घाटा कब होगा तुम्हारा, जब तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए टोटल रिसीट से। ठीक है, अ गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी अ डेफिसिट व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है तीनों टर्म्स? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अब जब डेफिसिट की बात करी थी हमने, तो डेफिसिट जब वो चलता है तो डेफिसिट कितने टाइप का होता है हमारे पास। डेफिसिट मतलब घाटा, नुकसान, मतलब गवर्नमेंट को कितना घाटा किस किस फॉर्म में रिसीव हो सकता है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। तो बजट डेफिसिट बोल रहे हो या बजटरी डेफिसिट बोल लो। ओके, अब समटाइम हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को अगर डेफिसिट हो रहा है तो इकॉनमी के लिए लॉस होता है। ऐसा नहीं है। डेफिसिट कभी कभी इंटेंशनली भी किया जाता है। इंटेंशनली मतलब जानबूझ के भी करते हैं। जब गवर्नमेंट इंटेंशनली डेफिसिट करती है तो इट मीन्स वो खास तौर पे तब करती है जब गवर्नमेंट सोसाइटी का सोशल वेलफेयर करना चाहे। ठीक है, जैसे कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे इनकम रिसीव नहीं हो पाती मगर एक्सपेंडिचर करने से सोसाइटी को वेलफेयर मिलता है, लाइक रोड, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्क्स वगैरह। ये जो चीज़ें होती हैं इनसे कोई इनकम रिसीव तो होती नहीं है मगर एक्सपेंडिचर करते हैं जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि डेफिसिट हमेशा बुरा होता है, मगर एक इकॉनमी में डेफिसिट होना भी ज़रूरी होता है कभी कभार। मगर किस किस टाइप के डेफिसिट अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, वो इम्प्लीकेशन में पड़ेंगे इन सारे डेफिसिट्स की। सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास बजट डेफिसिट और डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रिसीट्स इन द बजट इज सेड टू बी बजट डेफिसिट। तो हम पहले बता चुके हैं कि जब हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाए किससे, गवर्नमेंट रिसीट से। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, दोनों होते हैं। मीन्स व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन द टोटल रिसीट्स हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोला जाएगा। क्लियर है? ओके, तो पहला है हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। मैं तीनों का पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर पॉइंट वाइज हम सब पे डिस्कशन करेंगे। रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, जो रिवेन्यू बजट है उसमें कितना डेफिसिट हो। रिवेन्यू बजट के अंदर दो आइटम चलती है, रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर डेफिसिट है तो उस बजट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रिसीट्स कम होगी। तो रिवेन्यू बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जो रिसीट मिलती है रिवेन्यू रिसीट्स होगी। तो इसका मतलब है, तो इसका एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। क्या हो सकता है हमारे पास कि revenue deficit is equal to estimated revenue expenditure minus revenue receipts। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट होगा। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो रही हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स में ले लो, टैक्स ले लो, टैक्स रिसीव हो रहा है करीब 30 करोड़ का। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब जो इकॉनमी के अंदर जितने भी सैलरी पेमेंट है वो करीब हमने पे करी है, माना 40 करोड़ पे करी। अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि 30 करोड़ सरकार को मिल रहे हैं और 40 करोड़ रुपए वो पे कर रही है, तो उसको बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली तुम बोलो 30 करोड़ मिल रहे हैं, 40 करोड़ जा रहे हैं, तो इकॉनमी को क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। तो इस टाइप के डेफिसिट को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। तो कितना रेवेन्यू डेफिसिट है, हाउ डू वी कैलकुलेट, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो कितना है, 40 करोड़
माइनस 30 करोड़, तो कितना आएगा 10 करोड़ इज रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज बच्चों इसको थोड़ा ढंग से समझ के चलना, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होगा तो देखना कैसे लिखेंगे। फिस्कल डेफिसिट दैट इज वी कैन डिनोट एज एफडी। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब हमारे बजट के अंदर कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। वो सारे सारे हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर होगा माइनस टोटल रिसीट्स। अब टोटल रिसीट्स कौन सी होगी कि रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। बोलेंगे सर ये फिर फिस्कल डेफिसिट कहाँ हो गया, ये तो फिर बजट डेफिसिट हो गया, कि वो भी तो टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, यहाँ पर भी टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स की बात हो रही है। जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है टोटल रिसीट से, मीन्स डेफिसिट, हम जब बोलेंगे जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट हो, यही तो है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो डेफिसिट होगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ लिखी है, मगर इसमें एक चीज़ होती है ब्रैकेट में, रिसीट्स के अंदर सारे रिसीट्स हैं, बस एक रिसीट को छोड़ के एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये याद रखना हमेशा, अगर इसको नहीं हटाया तो वो बजट डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट, अगर हमने बोरिंग नहीं हटाई। तो टोटल रिसीट्स में से बोरिंग हटा के चलोगे तो क्या बन जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इन अदर वर्ड हमारे पास फिस्कल डेफिसिट को हम बोरिंग भी कहते हैं। क्यों बोरिंग कहते हैं, कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है, कितना लोन लेना है फ्रॉम अदर रिसोर्सेज से, हमेशा वो फिस्कल डेफिसिट बताता है। जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही वो बोरो करके चलेगा कमिंग ईयर के अंदर, ये याद रखना। इसलिए हम करंट ईयर का जितना भी बोरोइंग है वो एक्सक्लूड करके चलेंगे, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज हाउ मच गवर्नमेंट शुड टेक लोन। तो दैट इज एफ डी इज इक्वल टू बोरोइंग बोलो, या एफ डी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स बोलो, ठीक है। तो अब हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स माना 30 करोड़ है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 40 करोड़ था। ऐसे मैंने बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास हुआ 50 करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर सॉरी, ठीक है। और कैपिटल रिसीट्स हमारे पास जो है एक्सक्लूडिंग बोरिंग वो 30 करोड़ है। कितना है, 30 करोड़ है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, अब मुझे मालूम है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 और 40 90, तो ये तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल रिसीट कितना होगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो रेवेन्यू रिसीप्ट है हमारे पास 30 करोड़ और कैपिटल रिसीट है इज ऑल्सो 30 करोड़, तो दैट इज 60 करोड़ हो जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बनेगा हमारे पास, फिस्कल डेफिसिट बनेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। तो कितना आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर है हमारे पास 90 करोड़ और ये है मेरे पास 60 करोड़, तो कितना आ गया हमारे पास 30 करोड़ आ गया, ठीक है। ओके, ये था हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट और ये निकला हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। समझ में आया, रेवेन्यू डेफिसिट 10 करोड़ का हो रहा है
और फिस्कल डेफिसिट 30 करोड़ का, मतलब गवर्नमेंट को करीब 30 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए। ये वाला जो होता है वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर शो करता है, और ये वाला कितना बोरोइंग करना है ये शो करेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं हम। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट जो हम निकाल चुके हैं, माइनस कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, सॉरी, ठीक है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है। इनिशियली सबसे पहले गवर्नमेंट को कौन सा डेफिसिट होता है ये पे करना है, ओके। तो प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला होगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो जितना लोन है उस पर कितना इंटरेस्ट पे किया जाना है वो प्राइमरी डेफिसिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि मेन प्रिंसिपल तो नहीं पे कर सकती वो, ठीक है। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए, इफ प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, दिस टर्म विल बी जीरो, तो जीरो, सो जीरो इक्वल टू हमारे पास फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट उधर जाएगा और फिस्कल डेफिसिट, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को जब प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाता तो उस केस में जितना फिस्कल डेफिसिट है उतना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और फिस्कल डेफिसिट कितना होता है हमारे पास, जितना तुम बोरो करके चलोगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितना वो लोन लेती है ना वो इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर लेगी, मीन्स प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए वो करंट जो लोन लेगी वो कितना लेगी, जितना उसका फिस्कल डेफिसिट हुआ है, मतलब जितना उसका फिस्कल डेफिसिट हो उतना वो बोरो करेगी, और जितना बोरोइंग करे वो उतना बोरो करेगी जितना उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो दैट इज, इसे कहते हैं हमारे पास डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप, DEBT, डेट ट्रैप। इसकी डिस्कशन हम और अच्छी तरह से करेंगे आगे। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो पहला हो गया, चार हो गए, एक तो हो गया गवर्नमेंट डेफिसिट या बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स हो जाता है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसका एक एग्जांपल दे दिया हमने। फिस्कल डेफिसिट क्या हो, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्योंकि जितना उसको बोरो करना है, कितना बोरो करना है, जितना उसका डेफिसिट होगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो मीनिंग क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है उस पर डिस्कस करके चलते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होना चाहिए ज़्यादा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। जैसे कि हमने पहले बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। डन, ओके। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, ये क्या बताता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसके इम्प्लीकेशन का, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रेवेन्यू बजट के अंदर रिकरिंग नेचर होते हैं, जो बार बार डेली पर्पज से जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू बजट का पार्ट होता है, ठीक है।
वो डेली इनकम जो आ रही है गवर्नमेंट के पास, डेली खर्चे हो रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो जो डेली एक्सपेंडिचर भी पूरा ना कर पाए गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की क्या शो करती है, हमारे पास इनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट शो करेगी, इनेबिलिटी शो करेगी। ठीक है, जो तुम रोजमर्रा के खर्चे भी ना पूरे कर पाओ तो इट मीन्स वो उसकी इनेबिलिटी शो करेगी, किसकी, गवर्नमेंट की। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इट इंडिकेट्स द इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, मतलब गवर्नमेंट अपने करंट एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए वो डिस सेविंग करती है। डिस सेविंग मतलब कि वो किसी अदर सेक्टर से, किसी अदर सेक्टर से सेविंग यूज करती है। क्या करती है, यूज करती है, मतलब अपने इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो डिस सेविंग करेगी। डिस सेविंग मतलब किसी दूसरे अकाउंट से, दूसरे सेक्टर से पैसा निकाल के, सेविंग निकाल के उसको पूरा करेगी। अब सोच के देखो कि इस रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए दूसरे अकाउंट कौन सा होता है जहां से पैसा मिल सकता है, वो होता है कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट से पैसा निकाल के इसको पूरा किया जाता है। तो अगर कैपिटल रिसीट को निकाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैपिटल रिसीट्स कम हो जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से कौन सा, उनका घाटा फिर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है बड़ी चालाकी से कि एक डेफिसिट को पूरा करने के लिए दूसरे डेफिसिट को बढ़ाना चालू कर देती है। तो क्या बोले, इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, दैट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपने सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेक्टर से सेविंग निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये सारी इम्प्लीकेशंस है, ये याद रखना। ये गवर्नमेंट की इनेबिलिटी शो करता है कि वो रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर पाती। दूसरा क्या है, डिस सेविंग यूज करती है। थर्ड क्या बताती है हमारे पास, इट शोज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट। अभी ऊपर बताया था दूसरा सेक्टर क्या होता है, हमारे पास कैपिटल होता है। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटल रिसीट से पैसा टेक करती है, निकालती है। ठीक है, it means revenue deficit either lead to an increase in liability in the form of borrowing or reduces assets reduce assets through the dis saving। को समझे, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट से पैसा निकालेगी। और कैपिटल रिसीट्स के पैसे कैसे आते हैं, कैपिटल रिसीट का पैसा आएगा कि या तो वो लायबिलिटी को इंक्रीज करे या एसेट्स को रिड्यूस करे। ईदर इंक्रीज द लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स। क्लियर है, नहीं क्लियर है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो कैपिटल रिसीट से पैसा निकालेगी। और कैपिटल रिसीट से जब पैसा निकाला जाता है, या तो वो लायबिलिटी को बढ़ा के लेगा, मतलब लोन वगैरह लेगा, या अपने एसेट्स को रिड्यूस करेगा थ्रू डिस सेविंग। क्लियर है, ओके। फिर फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। तो ये कौन सी सिचुएशन करेगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि हायर बोरोइंग्स इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब तुम ज़्यादा लोन बोरो करोगे, जैसे हमारे पास लोन इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हमारे पास प्राइस भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट। अब जितना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होगा, क्या देता है, गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू ईदर कट इट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इज रेवेन्यू। जैसे जैसे अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जाएगा, एक सिग्नल, वार्निंग सिग्नल देती है गवर्नमेंट को कि या तो वो अपने एक्सपेंडिचर को कट करे या रेवेन्यू को इंक्रीज करे। ठीक है, तो बच्चों क्या क्या समझ में आया, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, हमारे पास डिमेरिट क्या है, ये इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट शो करती है। गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए डिस सेविंग करते हैं, मतलब अदर सेक्टर से पैसा निकालना चालू करती है। और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो कैपिटल रिसीट का यूज़ करता है। अगर कैपिटल रिसीट्स का यूज़ करेगा तो या तो लायबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब लोन एंड बोरोइंग करेगा, या डिस सेविंग करना चालू कर देगा।
ठीक है ना। और जैसे हमारे पास कैपिटल रिसीट्स का यूज़ करने लगेगा तो उससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास ये अगर जैसे हाई रिवेन्यू डेफिसिट होगा वो गवर्नमेंट को एक वार्निंग सिग्नल देता है, या तो वो अपने एक्सपेंडिचर को कट करे या रेवेन्यू को इंक्रीज करे। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारे हमेशा एक गवर्नमेंट के क्या शो करता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। क्या शो करता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर शो करता है कि इससे कोई एसेट्स और लाइबिलिटी तो बढ़ती नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू नाइदर नॉर ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जो खर्चे हो रहे हैं वो हमारे पास अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो क्या क्या इम्प्लीकेशन है बच्चों, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, यूजिंग अप सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर है, दैट इज डिस सेविंग बोलेंगे इसको। और अब इस रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए वो कैपिटल रिसीट्स का यूज़ करेगा, ओके। और कैपिटल रिसीट का यूज़ करने से इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। अगर हायर रेवेन्यू डेफिसिट बनने लग जाता है तो गवर्नमेंट को एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि या तो वो अपने एक्सपेंडिचर को कम करे या रेवेन्यू को बढ़ाए, ठीक है। क्लियर है, ये इसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पता चल के रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, और ये गवर्नमेंट के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को शो करता है। क्लियर है, ओके। तो पहला रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताएगा, फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस, ज़्यादा क्या हो गया, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट्स। जब हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो टोटल रिसीट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगर मैंने इसको एक्सक्लूड नहीं किया तो ये बजट डेफिसिट बन जाएगा। पर मुझे क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल रिसीट बोरोइंग को छोड़कर, ठीक है ना, लोन एंड बोरोइंग को छोड़कर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग। नेट ऑफ बोरोइंग मतलब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हमेशा क्या बताता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करके चलना है। जितना डेफिसिट आएगा फिस्कल उतना ही गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। पक्का ये याद रख के चलना, ओके। तो फॉर्मूला समझ में आ गया हमारा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर। अब टोटल बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर होगा कि हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल रिसीट्स कौन सी होगी, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये हुआ हमारे पास। अगर आपको टोटल बजट एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, तो दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड करोगे। अगर दो टोटल रिसीट्स निकालना है नेट बोरोइंग करके, तो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट बोरोइंग एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो डेफिसिट आता है वो फिस्कल डेफिसिट हमेशा टोटल बोरोइंग के इक्वल आता है, ठीक है। जितना वो बोरो करेगा इट मीन्स उतना उसका फिस्कल डेफिसिट हुआ है। क्लियर है, ओके। अब इम्प्लीकेशन क्या है, तो तीन इम्प्लीकेशन के इधर जिक्र करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है हमारे पास डेट ट्रैप। आपने नोटिस किया होगा जब रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा था तो रेवेन्यू डेफिसिट को रिकवर करने के लिए हम कैपिटल रिसीट्स को बढ़ा रहे थे, मींस कैपिटल रिसीट्स के में से हम यूज़ कर रहे थे मनी। और कैपिटल रिसीट्स का बढ़ाने का मतलब है कि अपने लोन एंड बोरोइंग को इंक्रीज करना, ठीक है, या क्या नाम है, डिसइन्वेस्टमेंट करना, ओके। अब इसकी वजह से कि उस रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के चक्कर में हम अपने फिस्कल डेफिसिट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जितना लोन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब उतना ही फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। फिस्कल डेफिसिट और बोरिंग दोनों कितने तो इक्वल। अगर बोरिंग को बढ़ाओगे तुम, अगर बोरिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फिस्कल डेफिसिट भी तो बढ़ेगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो मतलब इनका डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर्स बढ़ने
लग जाएंगे। क्लियर है? चलो बात करते हैं कैसे। तो पहले बात करते हैं डेट ट्रैप क्या होता है। ये एक एक नंबर में अलग से भी पूछे जा सकते हैं या एक केस स्टडी टाइप में भी बोला जा सकता है। तो पहली इम्प्लीकेशन है डेट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही गवर्नमेंट को बोरो करके चलना पड़ेगा। अब बोरो कहाँ से कर सकता है? आरबीआई से बोरो कर सकता है या आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। जब हम बोरो करते हैं तो बोरोइंग का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, इसके अलावा हमें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और सोचो कि अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट होता है? प्रिंसिपल डेफिसिट का पार्ट। तो एक दूसरे से लिंक होते हैं सारे डेफिसिट। ठीक है, तो हमें जब हम पेमेंट की बात करेंगे तो हम प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करेंगे, जितना बोरो करा उतना तो करेंगे, और जितना टाइम हम लेंगे उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर तुम आइटम देखोगे तो उन आइटम्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट होगा। ठीक है, ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होगा? कि नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेमेंट से ना ही एसेट्स क्रिएट होगी और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि लायबिलिटी तो प्रिंसिपल अमाउंट की है ना, वो तो पे नहीं करा। अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो उससे तो अमाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब अमाउंट पे करोगे तब बात देखी जाएगी, अभी तो इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होगा ओवर द रेवेन्यू रिसीव्ड, सो इट क्रिएट्स अ रेवेन्यू डेफिसिट। लिंक देखो, वापस देखो। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? कि कितना बोरो करना है। ठीक है, और बोरोइंग का मतलब होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है एज वेल एज इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो पार्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया ओवर द रेवेन्यू रिसीव्ड तो क्या क्रिएट करेगा? रेवेन्यू डेफिसिट होगा। और अभी इससे पहले में हमने बात करी कि रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसीट्स में से पैसा निकाला जाता है। तो इसका मतलब इट क्रिएट्स अ विशिशियस, ठीक है, विशिशियस साइकिल ऑफ या सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट। एक दुष्चक्र दिखाता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट का और रेवेन्यू डेफिसिट का। तो आप हमेशा समझ के चल के चलना, फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए हम रेवेन्यू डेफिसिट का यूज करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ा देते हैं, और रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एक विशिशियस सर्कल बन जाता है हमारे पास। क्लियर है? wherein government takes more loans to repay the earlier loans, और पिछले लोन को पे करने के लिए और लोन लेती है, पिछले इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए और लोन लेगी, और उस लोन को पेमेंट करने रीपेमेंट करने के लिए फिर अगेन लोन लेगी। तो ये क्या है? लोन पे लोन लिया जा रहा है, तो उसको डेट ट्रैप बोलते हैं। एज ए रिजल्ट कंट्री इज कॉट इन अ डेट ट्रैप। क्लियर है? समझ में आई इस बात को कि डेट ट्रैप क्या होता है? कि फिस्कल डेफिसिट हुआ मतलब इतना गवर्नमेंट को लोन लेना है, लोन मतलब उतनी बोरोइंग करके चलनी है। बोरिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट भी पे करोगे। इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो मतलब फिस्कल डेफिसिट को रिकवर करने के लिए हम रेवेन्यू डेफिसिट करते हैं, और रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम फिस्कल डेफिसिट क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट टू रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट टू फिस्कल डेफिसिट। तो इसे क्या कहते हैं? डेट ट्रैप। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट फर्स्ट समझ में आ गया होगा। डेट ट्रैप क्या होता है? बी साइलेंट होता है इसलिए डेट ट्रैप बोला जाएगा। इन्फ्लेशन क्या है? कि एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाए, उसे इन्फ्लेशन बोला जाएगा। गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम आरबीआई। सपोज करो कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा बोरो कर रही है? आरबीआई से बोरो कर रही है टू मीट इज फिस्कल डेफिसिट। मतलब बोरोइंग का ले रही है, फिस्कल डेफिसिट जितना हुआ उतना बोरो करेगी फ्रॉम आरबीआई।
आरबीआई क्या करेगी इस केस में, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी। याद रखना प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी क्या हो जाती है, इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है ना, वो आगे बता भी रखा है। ठीक है ना, याद रखना प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी इज कॉल्ड द डेफिसिट फाइनेंसिंग। अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आरबीआई क्या करती है, नई करेंसी प्रिंट करके वो गवर्नमेंट को लोन देती है। ठीक है, समझ में आया। तो जब हमारे पास मार्केट के अंदर नई करेंसी प्रिंट हो जाती है, रिप्रिंट होती है, तो इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई और प्राइस के अंदर हमेशा ये याद रखना, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मनी सप्लाई और प्राइस के अंदर हमेशा डायरेक्ट लिंक होता है। कैसे लिंक होता है, डायरेक्ट लिंक होता है। ओके, तो अगर इकोनॉमी के अंदर जैसे सपोज करो इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होगा, याद रखना कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए आरबीआई से पैसा बोरो करेगी। ओके, और आरबीआई जितना गवर्नमेंट चाहती है उतना नई करेंसी प्रिंट करेगी। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी क्या बोलते हैं, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाएगा। जितनी नई करेंसी प्रिंट होती है उतनी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। जितने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा उतने से मार्केट में प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट लिंक होता है। जितनी प्रोपोर्शन में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा उतने ही प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन समझ में आ गया। ओके, ये याद रखना हमेशा, मनी सप्लाई कैसे वो इंक्रीज हुआ, बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। किसके थ्रू, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये वाला डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसीज। ठीक है, और वो कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, बोरोइंग करने के लिए फ्रॉम आरबीआई डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी की वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाने की वजह से मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, और इस इंक्रीजिंग प्राइस लेवल को कहते हैं इन्फ्लेशन। आप लोगों को समझ में आया। तो बोरोइंग कब करते हैं, जब उस गवर्नमेंट को क्या हो, फिस्कल डेफिसिट हो रहा हो। तो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरो करेगी। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई करा तो आरबीआई क्या करेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, मतलब प्रिंटिंग न्यू करेंसी करेगी। और डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ओके, या इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जिस प्रोपोर्शन में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी उसी प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस लेवल इंक्रीज होना मतलब इन्फ्लेशन होना। तो आपको ये चेंज समझ में आ गई अच्छे से। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर सपोज करो कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया, जितने से फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है तो बोरोइंग बढ़ेगी। और सपोज करो बोरोइंग आरबीआई से करिए, ठीक है ना। आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी करती है, जिसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलेंगे इसको, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की इंक्रीज होने से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्योंकि अगर मैंने लोन दिया तो जितना लोन दिया जाएगा उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाएगा, एक इकोनॉमी में उतना ही मनी सप्लाई बढ़ने लग जाएगा। मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाने से सेम प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जिसे हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आप लोगों को डेट ट्रैप समझ में आ गया कि फिस्कल डेफिसिट को करने के लिए हम रेवेन्यू डेफिसिट को कर देते हैं, और रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए हम फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह के साइकिल को विशिष्य साइकिल बोलते हैं। ओके, इन्फ्लेशन के अंदर बता दिया कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब होती है कि फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है, बोरोइंग करती है, और आरबीआई जो लोन देती है बाय प्रिंट न्यू करेंसी करके देती है, जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। और डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, जिसे इन्फ्लेशन प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर बोला जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास फॉरेन डिपेंडेंसी। फॉरेन डिपेंडेंस क्या होता है,
गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो, अभी तो हम ना आरबीआई से बोरो करके चल रहे थे। आज जब आरबीआई से कभी भी बोरो करेगी गवर्नमेंट तो वो हमेशा डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ करती है, कि याद रखना। जब अदर कंट्री से या अदर रिसोर्सेज से, अदर सोर्सेज से लेगी, जैसे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लेके चलेगी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक्स वगैरह से, या अदर कंट्री से पैसा उधार लेगी, तो वो फॉरेन डिपेंडेंसी, उन पे ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएगी। और ज़्यादा डिपेंडेंसी होना आप लोगों को पता है कितनी प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है ना। विच रेजेस इट्स डिपेंडेंस ऑन द अदर कॉन, हम उस पर निर्भर करने लग जाते हैं, जो एक इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है। तो तीन चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक डेट ट्रैप हो जाता है, दूसरा क्या है हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाता है, और तीसरा क्या है हमारे पास फॉरेन डिपेंडेंस आ जाता है। तो फर्स्ट इज डेट ट्रैप, कि फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए हम रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ा देते हैं, और रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ाने के लिए हम फिर से फिस्कल डेफिसिट को, तो इस चीज़ को हम कैसे कहते हैं, विशिशियस सर्कल, ठीक है। इन्फ्लेशन हमने बता दिया कि इन्फ्लेशन कैसे होता है, कि गवर्नमेंट अगर बोरो करे आरबीआई से, तो आरबीआई उस चीज़ के लिए नई करेंसी प्रिंट करके देते हैं, जिसे डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाएगा, और उतने से ही मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल से इंक्रीज होने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा। तीसरा है फॉरेन डिपेंडेंस, अगर वो आरबीआई से नहीं लेती, अगर वो फॉरेन से लेती है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से पैसे लेती है, तो डिपेंडेंसी इंक्रीज होने लग जाती है। तो तीनों ही एक इकॉनमी के लिए डिमेरिट का काम करता है एट द टाइम ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, बोरोइंग के इक्वल, कितना गवर्नमेंट को बोरो करना है, ठीक है ना, और उसमें से कितना इंटरेस्ट पे कर दे, तो जो प्राइमरी डेफिसिट बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस के अंदर क्या है, प्राइमरी डेफिसिट सिग्निफाई बोरोइंग रिक्वायरमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि कितना बोरो करके चलना है, सिग्निफाई बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इनिशियली कितना बोरो करके चलना है, कि सबसे पहले जो इनिशियली बोरोइंग करके चलता है कि कितना इसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ठीक है। अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, अगर सपोज करो जैसे हमने एग्जांपल में दिया कर, अगर कम है या जीरो प्राइमरी डेफिसिट होता है, तो मीन्स दैट while government's interest requirement on earlier loan have compelled the government to borrow, but it is aware of the need to tighten its belt। ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट कितना लोन ले, कितना लेगी, जितना उसको प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट करना है उतना लोन ले। पर याद रखें, अगर वो लोन ले रही है तो कोई डेवलपमेंट पर्पज से नहीं ले रही, वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट को करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को अपने बेल्ट टाइट करके लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। हायर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग्स हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। पिछली बोरोइंग का इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए करंट मुझे बोरो करना पड़ता है, और करंट बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट का पार्ट बन जाता है। तो जितना इंटरेस्ट पेमेंट करोगे वो करंट फिस्कल डेफिसिट का पार्ट बनता चला जाएगा। टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस्ड थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन्स एज अर्लियर एज पॉसिबल, क्लियर है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें अपने इंटरेस्ट को पे कर देना चाहिए, और जितना प्रीवियस लोन है जल्दी पे कर दो, वरना हर बार क्या होगा कि अपने इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए फिर से आरबीआई से या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें फिर लोन लेना पड़ जाएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास, तो आपको तीनों डेफिसिट समझ में आ गए होंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ओके। ये एक एग्जांपल दे रखा है, प्लीज इसको ढंग से समझ के चलना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, जैसे मैंने तो रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट दे रखे हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन दोनों को ऐड करूंगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट मिल जाएगा।
7.3 करोड़ 1.4 दोनों को ऐड करोगे तो 8.7 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स मिल जाएगा। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन, मेजर सब्सिडीज पे करिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब 3.1 2.4 1.1 इन तीनों को ऐड करो, ठीक है, तो कितना मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास, 7। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ विच इंटरेस्ट पेमेंट, ये और ये दोनों को मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 6 7 7.6, तो ये 12.3 कहाँ से आ गया, इसके अंदर कुछ पार्ट था वो रह गया है हमारे पास, ठीक है ना, रेस्ट पार्ट है इसके अंदर, ये याद रखना, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा, ठीक है, इसमें से वो 12.3 हो गया, ठीक है, कुछ रेस्ट ऑफ पार्ट रह गया था, ठीक है। ओके, तो अगर मैं रिवेन्यू डेफिशिएंट निकालना चाहता हूँ, रिवेन्यू डेफिशिएंट क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड, मतलब 2 - 1 क्या होगा, 2 - 1 2 - 1 तो कितना आ जाएगा हमारे 3.6, 12.3 में से 8.7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब कैपिटल रिसीट्स क्या है हमारे पास, कैपिटल रिसीट्स में क्या आएगा, A + B + C मीन्स रिकवरी ऑफ लोन, इसका इन तीनों का A + B + C रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीट्स, बोरोइंग, इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, कैपिटल रिसीट्स मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 1.6 है, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन्स इसको और इसको, सॉरी इन दोनों को ऐड करो कितना है, 13.9 आ जाएगा, वो तुम्हारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ओके, या तो टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड करके निकालो, या हमारे पास इन दोनों को ऐड करके निकालो, तब भी वही रहेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा हमारे पास, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो वो कितना बच जाएगा हमारे पास, 4.9, कैलकुलेट करके देख लेना। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ये रहा 3.1, और फिस्कल डेफिसिट कितना है 4.9, तो 4.9 में से 3.1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात कर रहे हैं हम 2012-13 के सेंट्रल बजट के, गवर्नमेंट बजट, सेंट्रल बजट के कुछ आइटम्स में, ठीक है। ओके, हिस्टोरिकल पॉइंट्स देखो, कुछ यूनियन बजट या सेंट्रल बजट से रिलेटेड जो आप लोगों को याद रहने चाहिए, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ ले जाता है। तो पहला क्या है, द यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल ऑफ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 का पार्ट है क्या, यूनियन बजट, जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन और कोई भी प्रिंसिपल्स है वो आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, इज द एनुअल बजट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट बजट को किस आर्टिकल में रखा गया, तो क्या बताओगे, 112। सेकंड पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट प्रेजेंट इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ February so that it could be materialized before the beginning of the new financial year in the April, ठीक है। तो ये फरवरी के फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास मेटेरियलाइज्ड किया जाता है, मतलब इसके अंदर कॉन्क्रीट फॉर्म पे लाया जाता है, जो भी हमारे पास मतलब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले कुछ भी क्या चेंजेस करने हैं वो शुरू में करने चालू कर देते हैं। तीसरा क्या है, until 2016 it was presented on the last working day of the February by the finance minister in parliament, पहले 2016 से पहले ये हमेशा फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे शो किया जाता था, बट हमारे पास अब नहीं,
द बजट विच इज प्रेजेंटेड बाय मी इन द फाइनेंशियल बिल, ये क्या है हमारे पास फाइनेंशियल बिल, एंड द एप्रोप्रिएशन बिल, इसका अदर नेम क्या है फाइनेंशियल बिल या एप्रोप्रिएशन बिल, हैज़ टू बी पास्ड बाय द लोक सभा बिफोर इट कैन केम या कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल एट द स्टार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो हमारे पास इसको फाइनेंशियल बिल या अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, जो हमें पास करवाना पड़ता है लोकसभा के अंदर। ओके, 1 अप्रैल न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के लिए। फिर हमने बोला था इंटरिम बिल। इंटरिम बिल क्या होता है, जिसे हम टेम्परेरी बिल कहते हैं। तो हमारे पास ये इंटरिम या टेम्परेरी बजट इज प्रेजेंटेड only if the government does not have the time to present a full budget or because the general Lok Sabha election may be closer। ठीक है, या कोई जनरल लोकसभा होने वाले हों या हमारे पास टाइम ना बचा हो पूरे बजट को शो करने के लिए, तो उस टाइम एक टेम्परेरी बजट को शो किया जाता है, जिसे हम इंटरिम बजट भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है इंटरिम बजट किसे कहते हैं और कौन से आर्टिकल नंबर पे ये शो किया जाता है। द हाइएस्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा जिन्होंने बजट शो करे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो किसने करे हैं, मोरारजी देसाई जी ने करे हैं। कितने बजट, 10 बजट शो करे, मतलब 10 साल कंटिन्यूस उन्होंने शो किया। द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज प्रेजेंटेड बाय आर के षणमुखम चट्टी। किसके थ्रू, मिस्टर षणमुखम चट्टी ऑन 26 नवंबर 1947। जो पहला बजट था इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो किसके थ्रू किया था, आर के षणमुखम चट्टी ऑन 26 नवंबर 1947। एडिशनली रेल बजट प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर 92 years मर्ज्ड विद द यूनियन बजट। ये याद रखना है। ओके, पहले क्या होता था कि रेलवे, जब बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले रेलवे बजट सेपरेट रखा जाता था सेंट्रल बजट से, मगर आफ्टर बीजेपी के आने के बाद क्या हो गया, उसको मर्ज कर दिया गया है किसके साथ, यूनियन बजट के साथ। क्लियर है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ रिवाइज करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। ओके।